Morning students, I hope you will be fine. Today I will start chapter number 4, Combustion and Flame of class 8, second part. Fuels. A fuels is a substance which give heat energy on combustion in the presence of oxygen. देखो फ्यूल क्या होता है? फ्यूल एक सब्सटेंस है जिसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न करे तो हीट जो है वो रिलीज करे. इच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज मेन कंबस्टिबल एलिमेंट. देखो जो फ्यूल होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है जो मेन एलिमेंट होता है. इट कम्स इन द डिफरेंट फॉर्म. इट इज़ डिफरेंट टाइप सच एज. देखो जो ये इनकी जो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन जो भी हमारा फ्यूल होता है वो डिफरेंट फॉर्म होती है, जैसे कि वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको सीएनजी बोलते हैं, एंड एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ये सब क्या है? हमारे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं फ्यूल के. क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स. फ्यूल्स कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट. देखो जो हमारे फ्यूल होते हैं उनको क्लासीफाई किया उनके फिजिकल स्टेट में. ठीक है, फिजिकल बाहर से जो देखो कुछ जो फ्यूल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होती है. ऑन द बेसिस फ्यूल कैन बी क्लासीफाई. फ्यूल कैन बी फॉलोइंग टाइप्स. ठीक है, जो हमारे फ्यूल होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस वाले फॉर्म में क्लासीफाई किए हैं. तो सबसे पहले है जो सॉलिड फ्यूल है. सॉलिड फ्यूल लीव्स सम ऐश और रेजिड्यू आफ्टर कंबशन. देखो जिस टाइम पे हम सॉलिड फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसमें कुछ भी ऐश बचता है, मतलब लेफ्ट कुछ रेजिड्यू जो भी सब्सटेंस होता है वो बचता है. दे नीड लार्ज सरफेस एरिया. दे need large space for storage. Wood, charcoal, cow dung, agriculture waste and coal are the example of solid fuel. देखो जो सॉलिड फ्यूल होता है उसको स्टोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एरिया भी चाहिए, जैसे कि वुड है, चारकोल है, काउ डंग है, ये सब क्या है? सॉलिड फ्यूल के एग्जाम्पल हैं. लिक्विड फ्यूल. Most of the liquid fuel in use are hydrocarbon which exist in the liquid phase एंड रूम टेम्परेचर. देखो जो हमारे लिक्विड जो फ्यूल्स होते हैं वो उनके अंदर वो किस चीज़ से यूज़ होते हैं? हाइड्रोकार्बन. ठीक है, उसमें एग्जिस्ट होता है और लिक्विड फॉर्म में वो होते हैं. दे डू नॉट लीव एनी रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग. और जब उनको बर्न किया जाता है तो कोई भी रेजिड्यू नहीं बचता, जो लास्ट में वेस्ट मटेरियल होता है वो नहीं बचता. जैसे कि कैरोसिन, पेट्रोलियम, डीजल आर दे एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड फ्यूल. और ये हमारे क्या है? लिक्विड फ्यूल के एग्जाम्पल है, जैसे कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, ये सब. उसमें अगर देखो हम पेट्रोल को या डीजल को बर्न करेंगे तो कुछ भी ऐश वगैरह नहीं बचती, राख नहीं बचती, मतलब कोई रेजिड्यू पार्टिकल नहीं बचेगा. गैसियस फ्यूल. Some of the gaseous fuel exist naturally at room temperature and some are made by the treatment of coal, biogas, natural gas and compressed natural gas and some commonly used gaseous fuel. देखो जो gaseous fuel होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं गैस वाली फॉर्म में, रूम टेम्परेचर पे वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं गैसियस फॉर्म में, जैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ठीक है, ये क्या है? बायोगैस. ये सब क्या है? गैसियस फॉर्म फ्यूल के एग्जाम्पल हैं. उसके बाद है रिन्यूएबल फ्यूल्स. These can be used over a long period of time as they get replenished readily. For example, fuel obtained from agriculture waste, forest and एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग. देखो जो रिन्यूएबल फ्यूल किसको बोलते हैं? जिसको हम एक बार यूज़ करें और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो दोबारा से रिप्लेनिश हो जाए, उसको हम दोबारा से फिर यूज़ कर लें, तो वो होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के. जैसे कि एनिमल जो वेस्ट होता है, काउ डंग, एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है, फॉरेस्ट, ये सब क्या है? रिन्यूएबल फ्यूल होते हैं. उसके बाद नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स. These fuels are derived from non-renewable sources such as fossil fuel, coal, petroleum, and natural gas, which get exhausted over a long period of time. They cannot be replenished readily as they take millions of years to form. देखो जो नॉन रिन्यूएबल फ्यूल किसको बोलते हैं? जिसको हम एक बार यूज़ कर लें और उसको हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको यूज़ ना करें. ठीक है, वो रिप्लेनिश नहीं होता, तो उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल फ्यूल. जैसे कि ये एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या हमारे नॉन रिन्यूएबल फ्यूल के एग्जांपल हैं. एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल. The amount of heat liberates when unit mass of fuel is burned gives us amount of efficient of fuel. Efficiency of fuel. देखो जो हम कोई भी फ्यूल बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो वो
कितना अमाउंट जो है हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। वी रेफर्स इट एज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। ठीक है, ये हम इसको कैलोरीफिक वैल्यू में को फ्यूल में करते हैं, मतलब फ्यूल को कैलोरीफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू होती है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्टिबल ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, कि मतलब हमने 1 kg जो है वो फ्यूल को क्या किया, बर्न किया, और उससे कम्प्लीटली जो है वो हीट एनर्जी हमें मिल जाए, तो उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड वन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। द कैलोरीफिक वैल्यू of a fuel expressed in unit called किलोजूल पर किलोग्राम। देखो किलो जूल और ये पर किलोग्राम, ये क्या है, इसकी यूनिट होती है। दिस फ्यूल इज कॉमनली यूनिट यूज्ड थ्रू द SI यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज जूल पर किलोग्राम। ठीक है, जो इसकी SI यूनिट होती है वो जूल पर किलोग्राम होती है। ठीक है, जूल पर किलोग्राम किसकी, कैलोरीफिक वैल्यू की SI यूनिट होती है। तो देखिए हर एक फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले देखिए जो वुड है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है वो 17,000 to 22,000 तक। ठीक है, वो इतनी ही हीट एनर्जी देगी। 1 किलो, अगर 1 किलोग्राम हम उसको फ्यूल बर्न करेंगे तो वो इतनी कैलोरीफिक वैल्यू देगी। तो सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो किसकी है, वो है LPG 55,000 और मीथेन। ठीक है, ये सब क्या है, और उसके बाद है हाइड्रोजन। मतलब सबसे ज़्यादा जो अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो है हाइड्रोजन, 1,50,000 कैलोरीफिक वैल्यू है। तो जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना अच्छा वो फ्यूल होगा। Classification of an ideal fuel. While selecting an ideal fuel for domestic or industrial purpose, we should keep in mind that the fuel selected must possess the following characteristic properties। देखो जब भी आप अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए या फिर इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए आप कोई भी फ्यूल को सिलेक्ट करना है तो आपको अपने माइंड में ये सब कैरेक्टरिस्टिक देख के तब उसको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या है, द फ्यूल शुड बी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कि जो भी हमारा फ्यूल होगा जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन की है, LPG की है और मीथेन की है। द फ्यूल शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। द रेट ऑफ कंबशन शुड बी बैलेंस्ड और एंड मॉडरेट। ठीक है, जो भी उसका कंबशन जो रेट है, जो जलने का उसका रेट है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, यानी कम ज़्यादा होता है। द कंटेंट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस शुड बी लो एज पॉसिबल, और जो उनका वॉलेटाइल जो सब्सटेंस होता है वो उसका लो होना चाहिए, मतलब जो उसका कंटेंट है वो लो होना चाहिए, जिससे कि वो अपना आप ही बर्न ना हो जाए रखा हुआ। There should be no poisonous or residue by producing on combustion। देखो जब भी हम किसी फ्यूल को जलाएं तो वो कोई भी रेजिड्यू ना लेफ्ट हो, मतलब कोई भी जो वेस्ट मटेरियल है वो ना बचे और ना ही वो पॉइजनस हो। तो ये जो फ्यूल है उसको सिलेक्ट करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक है। द फ्यूल शुड बी इजीली अवेलेबल इन प्लेंटी एंड अ लो कॉस्ट। ठीक है, और जो हमारे पास जो फ्यूल है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा होना चाहिए क्वांटिटी में, और उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लो होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है फ्यूल की, एक आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक है। व्हाट हैपन व्हेन फ्यूल आर बर्न। देखो जिस टाइम पे कोई भी फ्यूल हम जलाते तो क्या होता है, बर्निंग अ फ्यूल सच एज कोल एंड ऑयल कॉज द रिलीज ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो जब भी हम किसी फॉसिल फ्यूल को बर्न करेंगे, जैसे कोल है, ऑयल वगैरह है, ठीक है, तो वो बहुत सारी गैसेस जो हैं वो रिलीज़ होती है उसमें से, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। दीज गैसेज रेडली फॉर्म स्मोक दैट पॉल्यूट द एयर। और जब इन सब गैसेस से क्या होता है, स्मोक निकलता है और ये हमारी एयर को पॉल्यूट करते हैं, मतलब इसी की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ पॉइजनस, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैसेस। ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, टेस्टलेस है, कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं है। इट इज़ कॉमनली आइडेंटिकल इंडस्ट्रियल हैज़ार्ड्स
resulting from the incoming burning of natural gas and any other material containing carbon such as gasoline, kerosene oil, प्रोपेन, कोल एंड वुड। ठीक है, जब ये इंडस्ट्रियल कॉमनली जो इंडस्ट्रियल एरिया में ये क्या होती है, बर्न होती है, और इसमें से जो है जैसे कि कोल है, वुड है, ठीक है, केरोसिन ऑयल है, तो इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल व्हेन ब्रीथिंग इन बिकॉज it displaces oxygen in the blood and inspire the heat, brain and many वाइटल ऑर्गन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जिस टाइम पे हम कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करेंगे, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि वो हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगी और ऑक्सीजन की वहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और यहाँ तक कि हमारे हार्ट और ब्रेन को भी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन फ्लेमेबल एंड स्लाइटली एसिडिक लिक्विफाइड गैस। जो देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, नॉन फ्लेमेबल है, वो सब। लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल। देखो, लार्ज अमाउंट में कब निकलती है, मतलब अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जब भी हम किसी फ्यूल को बर्न करेंगे, कंबशन करेंगे। दिस गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 87% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है, मतलब हमारा जो अर्थ है उसके अंदर इतना टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो वो किसकी वजह से, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। दिस कैन लीड टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप, कॉजिंग फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग कोस्टल लैंड एंड ऑल्सो कॉज क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, जिस टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग होगी, मतलब हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो उसकी वजह से जो भी हमारे पोलर आइस कैप हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, उनसे वो मेल्ट होंगे, पिघलेगा वो पहाड़, वो बर्फ़ के जो पहाड़ हैं, ग्लेशियर वगैरह, वो मेल्ट होंगे, और उनका जो, जब वो वाटर है उसकी वजह से फ्लड आएगी, बाढ़ आएगी बहुत सारे लो लाइंग एरिया में, और हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो भी इसी की वजह से हो रहा है। Oxides of sulfur and nitrogen. Oxides of sulfur and nitrogen are released into atmosphere when fossil fuels such as coal are burned in power plant to produce electricity. ठीक है, जिस टाइम पे पावर प्लांट में ये बर्न होते हैं कोल वगैरह, तो उनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और उनकी वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह रिलीज होते हैं। These gases react with oxygen and water vapor present in the air to produce dilute solution of sulfuric acid। ठीक है, जिस टाइम पे ये ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ये गैसेस, मतलब जो सल्फर और नाइट्रोजन है, तो वो क्या बनाएंगे, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का, विच फॉल ऑन अर्थ एज एसिड रेन एंड डैमेज प्लांट्स, बिल्डिंग, एक्वेटिक लाइफ एंड सॉइल। और जिस टाइम पे ये हमारी अर्थ के ऊपर डलेंगे, मतलब ज़मीन पे जब गिरेंगे रेन की फॉर्म में, तो वो क्या होती है, एक एसिड रेन होती है, जो तेजाब की बारिश होती है, और वो बिल्डिंग को, प्लांट्स वगैरह को डैमेज कर देंगे। उसके बाद है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर इज अ मिक्सचर of carbon particle that can diverse affect human health, damage materials and form atmospheric mist that degrade visibility। ठीक है, जो ये पार्टिकुलर जो मैटर होते हैं, ये जब कार्बन पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, कार्बन पार्टिकल्स का एक मिक्सचर होता है, ठीक है, और ये ह्यूमन की हेल्थ को, बहुत सारे मटेरियल्स को डैमेज करते हैं, और यहाँ तक कि वो विजिबिलिटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, मतलब प्रॉपर दिखाई नहीं देता। It includes dust, dirt, soot, smog, and liquid drops directly emit into the air by sources such as factories, power plant, car, construction activity, fire, and natural wind blows dust। ठीक है, ये क्या होते हैं, जब इसमें इंक्लूड होता है डस्ट वगैरह, डर्ट, ठीक है, और बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो फैक्ट्री से या फिर विंड ब्लो से निकलते हैं। These particulate matter can enter human body when we breathe and cause coughing and respiratory disease such as asthma and bronchitis in human beings। ठीक है, जिस टाइम पे हम ये वाली जो पार्टिकुलेट मैटर वाली जो एयर है, जिस टाइम पे ह्यूमन बींग जो है वो ब्रेथ करेगा, तो उसकी बॉडी में ये जाएगी एयर, और उसकी वजह से कफिंग होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वगैरह हो गई। उसके बाद है फायर एंड फायर एक्सटिंक्शन। You may have seen